जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ के व्यापम में होने वाले एग्जाम में अर्थात छात्रावास अधीक्षक की तैयारी, जिसमें आपको हिंदी के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ में यदि आप व्यापम के और एग्जाम पूछे दिखे तो कम से कम हिंदी में मिनिमम 5 नंबर और अधिकतम कई बार 10-20 तक भी पूछे गए प्रश्न, लेकिन मिनिमम 5 तो पूछने ही है। आने वाला कोई बहुत सारे एग्जाम होंगे, इसमें आपको हिंदी पूछा ही जाएगा। और हम ये कर रहे हैं कि PYQ के फॉर्म में चला रहे हैं, मतलब पुराने साल में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उस पर हम पूरा कंप्लीट चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी। इसका एक पार्ट डाला है, नहीं देखा तो ध्यान से देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। किस शब्द के किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर हम न लिख सकते हैं। अनुस्वार का मतलब होता है ऊपर बिंदी। ठीक है, न लिख सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस है ना, इस बिंदी के बाद, ऊपर जैसे बिंदी ना पंडित में, ये बिंदी के बाद आपको देखना है कि कौन सा उसके बाद हमारा वर्ड आता है। ठीक है, तो इसमें बिंदी के बाद आया है आपका क, ठीक है, इसमें ड आया है, इसमें ज आया है, इसमें द आया है। अब ये देखिए कि ये न जो है हमारे टेबल में कहाँ पे है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारे टेबल में चलना होगा। टेबल में हम आ गए, देखिए न हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, न कहाँ पे है हमारे पास है यहाँ पे, ये यहाँ पे न है। और एक किसमें है न, तो देखिए न कब हम लिख सकते हैं, जब बिंदी के बाद ट ट ठ ड ढ इस चारों में से कोई एक आए, तभी हम इस बिंदी के बाद न लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, ट ठ ड ढ। अब देखिए यहाँ पे ट ठ ड ढ में से ये यहाँ तो नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, तो यहाँ पे लेकिन ड तो आ रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पंडित। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, ये मैंने पहले भी बता दिया था। अब थोड़ा सा एडवांस जान लीजिए। यदि आपको पूछा जाए कि हम अंगा या का कब इस्तेमाल करें, मान लेते हैं या के बारे में चर्चा करते हैं, कोई बिंदी है और हाँ, बिंदी के बाद च छ ज झ इस चारों में से कोई एक भी आएगा तो हम या उस बिंदी को या में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि ड लिखना हो तो क ख ग घ आना चाहिए। न लिखना हो, है ना, बिंदी को अगर न के रूप में लिखना हो तो त थ द ध आना चाहिए। इसका मतलब है उसी वर्ग के यदि कोई भी 4 शब्द आ जाए, अक्षर आ जाए, तो हम उसको बदल सकते हैं बिंदी वाले को। ठीक है, हाँ, इसको हम पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। कौन से शब्द में अनुनासिकता है, कौन से शब्द में अनुनासिकता है, तो अनुनासिकता का मतलब होता है जिन स्वरों का उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती हो। ठीक है, क्यों हो जाएगा आपका सौंपना। सौंपना, सौहार्द नहीं होगा, संचित नहीं होगा, संपत्ति नहीं होगा, सौंपना अनुनासिकता है। अगला प्रश्न, कौन से शब्द में री का मात्रा का प्रयोग हुआ है। ऐसे कौन सा शब्द है जिसमें री के मात्रा का प्रयोग किया गया है। री के मात्रा का हम लगभग इस प्रकार से उपयोग करते हैं किसी भी शब्द में री को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो नीचे है ये तो हमारा र है, ये र, ये री नहीं है तो ये नहीं होगा। ऊपर ये र की मात्रा है, ठीक है, अब ये श्र है तो ये भी नहीं होगा, हमारा मातृ इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कंठ व्यंजन कौन सा है। ठीक है, मैं एक पहला वाले पार्ट में भी बताया था, यदि आपको टेबल याद है तो आप कुछ भी बता सकते हो। टेबल चलिए देखते हैं। के फॉर कंठ, क ख ग घ अंगा, या फिर ह विसर्ग, या फिर अ आ। ये जो इस लाइन में जितने भी आपको दिखे हैं ये हमारे कंठ है। कहाँ से, क ख ग घ अंगा, और ये हमारे विसर्ग और आ, ये सभी हमारे क्या होंगे, कंठ होंगे। इस टेबल को अच्छे से याद रखिएगा ना। तो हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास का है, ट है, ड है, ब है, लेकिन ग है, क ख ग घ, तो ग हमारा कंठ हो गया। श ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। इस टेबल कितने सारे उपयोग हैं कि आप कुछ भी आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे श से आपको ध्वनि का बताना है, श जो है ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। श देखते हैं, श कहाँ पे है हमारे पास, श ये वाला देखिए श। अब स के सबसे पहले जाइए, यहाँ पे लिखे टी, टी फॉर तालु, तो स का उच्चारण तालु है। साथ साथ च छ ज झ य, श य ई, इसका भी उच्चारण तालु है। ठीक है, इसका भी उच्चारण स्थान हमारा तालु हो जाएगा। तो तालु कहाँ पे है हमारे पास, ये है। ठीक है, तो इस टेबल से न जाने कितने सारे प्रश्न सॉल्व होने वाले हैं। अगला प्रश्न, ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण क्या होगा। ट ठ ड ढ ण,
अभी हम ट ठ ड ढ न, तो ट ठ ड ढ न ये वाला है। अगला प्रश्न, किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो य व को अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पंचमाक्षर हैं। पंचमाक्षर क्या है? ध्यान से पूरी टेबल देखिए। ये पांचवे में जितना भी आता है ना, अंगा, य, न और म, ये पांचों को हम पंचमाक्षर कहते हैं, जिसका उच्चारण नाक के द्वारा होता है। ठीक है। तो क्या हो गया? अंगा, य, न और म। कहाँ पे हमारा ये ना, इसको हम पंचमाक्षर कह सकते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य केंद्रीय स्वर है? मध्य केंद्रीय स्वर है कि मतलब ये आपके जीभ से संबंधित है। जीभ के मध्य से आपको उच्चारण होता है अ, और सामने से आपको ई, ए और ए। बाकी जितने भी बच गए वो पश्च स्वर है। हमको पूछा है केंद्रीय, केंद्रीय, मध्य, मध्य, ये हो गया आपका अ। इसके बाद जितने भी छूट गया आपका आ, उ, ठीक है, ओ, औ, ये सब हमारे पश्च स्वर कहलाएंगे। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? एक मात्रिक होता है, द्विमात्रिक होता है, त्रिमात्रिक, ये होता है आपका त्रिमात्रिक, जो बहुत किसी को चिल्लाने के लिए, बुलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह संयुक्त व्यंजन माना जाता है। ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन किसको माना जाएगा? अंगा हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, म नहीं है, या नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन इसको माना जाएगा श। ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हमारा बना है क प्लस श के संयोग से बना है, क प्लस स से संयोग से बना है। और कुछ संयुक्त व्यंजन के नाम आप बता सकते हैं कि क्या होगा? कुछ संयुक्त व्यंजन आपका हो जाएगा त्र, जो आपके त और र से बना है। ये आपका श्रमिक जो है श्र प्लस र से बना है। ठीक है। इसके बाद एक और आता है, ठीक है, वो आपका होता है ज्ञ, ये ज्ञ, ये ज प्लस य से बना है। तो चार हमारे पास संयुक्त व्यंजन है, उसी प्रकार चार हमारे पास संयुक्त स्वर भी है। ठीक है। और यदि आप संयुक्त स्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो किस प्रकार से जान लीजिए, जैसे ए, ओ और अ, ये हमारे विजातीय संयुक्त स्वर है। ठीक है। इसके बाद यदि आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारे पास जाति संयुक्त स्वर भी मिलते हैं। जब स्वर पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल से इसको बता दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय स्वर है? अभी हमने चर्चा किया है ना, अ। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है? ठीक है। अभी हमने चर्चा किया मध्य में तो आपका आ आता है, और अ जैसे बनावट, जैसे उ, आ, ओ, औ, ये हमारे पश्च स्वर है। अब अग्र की बात करेंगे तो ई और ए। ठीक है। ऑप्शन में कहाँ पे है? ये हमारा पश्च स्वर अग्र बताना है ना, ये पश्च है, ये पश्च है, ये पश्च है, ये हमारा अग्र स्वर है। इस वर्ण शब्द का उच्चारण मूर्धा या मूर्धन्य है। ठीक है। मूर्धा या मूर्धन्य। तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, KTM डो। ठीक है। उसके बाद रखिए क च ट त प। ठीक है। क्या पूछा गया? मूर्धा, एम फॉर मूर्धा, तो ये हो गया आपका क हो गया ना, ये क है, क च ट, तो ट ठ ड ढ न, ये हमारा मूर्धा हो जाएगा। ठीक है। एम फॉर क्या है? एम फॉर मूर्धा है, ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न, ये यहाँ से याद होता है तो इस टेबल को याद कीजिए। ये देखिए मूर्धा कहाँ पे? ये ट ठ ड ढ न, साथ में श, र और री, ये भी हमारा मूर्धा है। ठीक है। ट ठ ड ढ न, श, र और री, ये भी हमारा मूर्धा कहलाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, असत्य कथन को चिन्हांकित कीजिए। ठीक है। असत्य कथन को चिन्हांकित कीजिए। तो असत्य कथन क्या है? इसमें व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। स्वर ध्वनि कंठ से निकलती है तथा बिना अवरुद्ध मुख गुहा से बाहर चली जाती है, बिल्कुल सही है। व्यंजन का उच्चारण स्वर ध्वनि के योगदान नहीं होता, ये गलत है भाई। ऊपर जब हमने सही कहा तो नीचे कैसे सही हो जाएगा? तो ये गलत हुआ है, हमको गलत बताना था, ये गलत है। चौथा ही पढ़ लेते हैं, व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनियां मुख गुहा के भीतर विभिन्न स्थानों से टकराती है अथवा उसको स्पर्श करती है, ये बिल्कुल भी सही है। अगला प्रश्न, व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है। व्यंजन किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको बताना है, ऑप्शन नंबर डी, व्यंजन परतंत्र है, मतलब स्वर के बाद उच्चारण, मतलब स्वर के उपयोग से, स्वर के सहायता से उच्चारित होते हैं व्यंजन।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? कितने बार पता नहीं कैसे ऐसे पूछा जाता है इस प्रश्न को। पश्च स्वर मैंने बताया है ना, अ तो आपका मिडिल हो गया, और अ जैसे बनावट जैसे उ, ओ, औ या फिर आ, ये हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं जो जीभ के पश्च भाग से निकलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पश्च स्वर हो गया। उसके बाद यदि हम अग्र की बात करें तो ई, ए और ए, ये हमारा अग्र स्वर हो गया। पश्च की बात कहा गया है तो ज तो स्वर है ही नहीं। ठीक है, अ हमारा मध्य स्वर है ना, ई हमारा अग्र स्वर है और अ हमारा पश्च स्वर कहलाएगा। स्वर वर्ण को आपको पहचानना है, इसमें से स्वर वर्ण कौन सा है, तो इस ये तो हमारा स्वर है नहीं इसमें, यहाँ भी स्वर नहीं है, यहाँ भी स्वर नहीं है, केवल स्वर यहाँ पे है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब मूल स्वर अ आ ई, तो ह्रस्व स्वर हमारे केवल अ है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, याद रखिएगा। अ, उ, सॉरी, ह्रस्व स्वर आपके पास केवल 4 हैं। कितने? अ, उ, ई और री, ये हमारे 4 ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, कितने स्वर हैं हमारे? ह्रस्व स्वर हैं 4। अ ई उरी, अ ई उरी मतलब लिखिए। निम्नांकित में से ह्रस्व स्वर को पहचाने। अभी हमने बताया ना ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो इसमें उ लिखा है, ई लिखा है, अ लिखा है, ए लिखा है, तो इसमें से कहीं भी हमारा ये ह्रस्व स्वर नहीं है। पता नहीं इस प्रश्न को क्यों बना दिया गया व्यापम के द्वारा, इसको नील, इसको विलोपित कर दिया गया है। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में संयुक्त वर्ण है। ठीक है, संयुक्त वर्ण है तो यहाँ पे आपका संयुक्त वर्ण हो जाएगा त्र, जो त प्लस र से बना है, त्र। बाकी हमारा कोई संयुक्त वर्ण नहीं है। ठीक है, इससे पहले हमने संयुक्त वर्ण के बारे में चर्चा और किया है, एक बार और कर लेते हैं। त हो गया, त के बाद हम छतरी पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये बना है आपके क प्लस श से। ठीक है, अगला है हमारे पास ज्ञ, इसको हम ज्ञ भी बोलते हैं, ज प्लस य से बना है, ज प्लस य के साथ, और उसके बाद होता है श्र, श्रमिक वाला, तो ये बना है आपका श्र प्लस र से। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, तालव्य ध्वनियां नहीं है। ठीक है, तालव्य ध्वनियां नहीं है, या तो आपको केटीएम याद होना चाहिए, के टी एम, डो। ठीक है, तालव्य कहाँ लिखे है? टी पे लिखे, टी फॉर तालव्य। ठीक है, तो क च, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कचड़ता होता है च छ ज झ य, ये इतने हमारे तालव्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे च भी हमको दिख गया, झ भी दिख गया और छ भी दिख गया, न हमारा इसमें नहीं आता है। साफ साफ लिख दूं क्या? कितना हो जाएगा ये? च छ ज झ और य। ठीक है, ये 5 हमारे तालव्य ध्वनि है। 5 के साथ साथ और है, ये देखिए, टी है ना तालव्य में, श य ई, तालव्य है ना, श य और ई, ये भी हमारा तालव्य ध्वनिया है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 11। यदि स्वरों की संख्या कहा जाता है तो 9 लिखिएगा, यहाँ पे कुल लिखा है इसलिए इसमें अम और विसर्ग मतलब अह को भी जोड़ लिया गया है। अक्षज्ञात्र इसमें से क्या है? ये तो हमारे संयुक्त व्यंजन है, अभी हमने चर्चा की इसके बारे में। प वर्ग का अंतिम वर्ण का हुआ प फ ब भ म, वही होगा ना, प फ ब भ म। कहाँ पे लिखा है देखिए, प फ ब भ म, ये देखिए। तो इस टेबल को आप रट लीजिए, घोल के पी जाइए, हर प्रश्न लगभग यहीं से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये माँ हो जाएगा इसका आंसर। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में। पाणिनि ने य र ल व को क्या कहा है? तो पाणिनि ने य र ल व को यण के नाम से बताया है। ठीक है, य र ल व को यण कहा है। निम्नांकित में से सही कथन को आपको चुनना है। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 54 है। ठीक है, तो सही कथन बताना तो गलत है। व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। स्वरों की संख्या व्यंजनों से अधिक है, ये बिल्कुल भी गलत है। स्वर तो कितनी है? तो स्वर कम है, व्यंजन ज्यादा है। स्वर ध्वनियां व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती है, तो ये बिल्कुल सही है। ई किस प्रकार का वर्ण है? कंठ है, दंत है या तलब है? तो आपको याद रहना चाहिए के टी एम, टी फॉर किस सेकंड स्थान पे है ना, टी फॉर तालु है, तालब है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको टेबल पे देख लीजिए,
ई ई बोला है ना, तो ये देखिए ये टी है, के टी एम दो कचट तप, ठीक है। ये ई हमारा तालव्य है, इसको हम तालु भी कहते हैं। फ व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है? आप बोल के देखिए फ फ फ, ठीक है, बोल के देखिए, या फिर हमारे टेबल पे आ जाइए। फ कहाँ पे लिखा है? ये है, और यहाँ पे लिखा है ओ फॉर ओट, ठीक है। प फ ब, प ओ मतलब होठ से, फ कहाँ से? होठ से। बोल के भी देख लीजिए, आपका होठ उपयोग होता है फ बोलने में। व का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? अब व का फिर से टेबल में देख लीजिए, तो व आपके दो से बने, किसमें से? डी और ओ, मतलब दंत और होस्ट, ये हो जाएगा आपका दंतोष्ठ। कहाँ पे है? दंतोष्ठ, ये हो गया आपका दंतोष्ठ। अगला प्रश्न, व का उच्चारण स्थान दो बार इसको कॉपी हो गया गलती से, तो ये आपका दंतोष्ठ। नीचे लिखे स्वर में कौन से स्वर आगे निकलने वाला है? अभी हमने कई बार चर्चा किया है, आगे वाला ई, ये ओ और आ उ, ये सब आपके पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर को बताइए, ठीक है, ये आपका ह्रस्व स्वर आ जाएगा, बाकी तो दीर्घ है। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर बताना है आपको, ठीक है, इसमें आपको बताना है संयुक्त स्वर क्या है। तो संयुक्त स्वर है आपके औ है। कैसे बनता है? अ प्लस ओ से बना है औ, संयुक्त है। निम्न में से पंचमाक्षर ध्वनियां है म, ट, छ और ज्ञ। तो ये आपका म लास्ट टर्म है ना, पंचमाक्षर कितने देखिए, अंग, य, ण, न, म, ये पंचमाक्षर है, तो यहाँ पे म इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प्रथम दो व्यंजन के किस नाम से हम जानते हैं? प्रथम दो वर्ग को घोष नाम से, अघोष नाम से, अल्प प्राण नाम से, या फिर महाप्राण नाम से। इसके लिए भी आपको हमारा टेबल देखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पांचों है, कचट तप है ना, तो इसका पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। पहला वर्ग में देखिए ये प्राण है ना, तो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण, महाप्राण तो आपको कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो पहले दोनों को हम जानते हैं अघोष के नाम से। देखिए क से लेके फ तक ये सारे अघोष हैं, ठीक है, क से लेके फ तक सारे अघोष हैं। इसका आंसर आपका कहाँ पे मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, अघोष है, ठीक है। क्या है ये? अघोष है, अघोष व्यंजन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन क्या है? तो ऊष्म व्यंजन हमारे पास ह है, ऊष्म व्यंजन हमारे पास ह है और तीनों श है, ये हमारे उष्ण व्यंजन है, याद रखिएगा, तीन हमारे पास उष्ण व्यंजन है। स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? रि रि, य र, अ क ख, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ प्रश्न बताने हैं जो कुछ क्लैश टाइप के हैं, ठीक है। स्वर ध्वनियां किसे कहते हैं? तो स्वर ध्वनि आपको अ आ को स्वर ध्वनियां माना गया है, स्वर ध्वनि, क्योंकि यही स्वर है इसलिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। तो वर्णमाला किसको कहा जाएगा? तो वर्णमाला कहा जाएगा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। संयुक्त व्यंजन ज कैसे बनता है? अभी हमने बताया था ना, ज और य से बनता है, ज और य से बनता है। तो पहले ज आएगा फिर य आएगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा शी। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न स्वरों से जो स्वर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसको कहा जाता है संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर क्या होगा? ठीक है, तो संयुक्त स्वर में आपको क्या आ जाएगा? याद रखिएगा, संयुक्त स्वर में आपका ए, ओ और औ, ये हमारा संयुक्त स्वर हो जाएगा। दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा ऊ, बड़ा ई और बड़ा आ, ये हमारे संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर कहलाएंगे। मूल स्वर की बात करें तो अ, ई, ऊ, सॉरी छोटा ऊ है ना, और ये री, ये हमारा क्या हो जाएगा? मूल स्वर हो जाएगा। संधि स्वर में आपके ये दोनों आ जाएंगे, ए अ, है ना। संधि स्वर में आपके संयुक्त और दीर्घ दोनों संधि स्वर है, क्या हो जाएगा? संधि स्वर में आ जाएगा आपका संयुक्त और ये हो जाएगा आपका दीर्घ, ठीक है। तो ये दोनों मिला के आपका संधि स्वर बनता है। कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? त थ द ध न, ठीक है, तो पूरा त लिख लिए, त थ द ध न, ये इसके चार वर्ग हैं त में, त थ द ध न, ठीक है। तो त वर्ग में नहीं है तो न है क्या? तो न तो बिल्कुल है, ठीक है। थ
द है क्या, तो द भी मिल गया, ध भी है, म नहीं है तो प फ ब भ म है, ये तो प वर्ग में आता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, टेबल देख लीजिए, फिर से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए त थ द ध न, लगभग 99% आपका क्वेश्चन तो इसी टेबल से सॉल्व हो जा रहा है। ए ह्रस्व ए स्वर का प्रकार है, ए क्या है आपका, ह्रस्व है, मूल है, दीर्घ है या फिर संयुक्त है, तो ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाएंगे। अगला प्रश्न, निषेध शब्द किन ध्वनियों से मिलकर बना है। ठीक है, निषेध शब्द जो है किन ध्वनियों से मिलकर बना है, तो न में छोटाई की मात्रा, तो न और छोटाई, तो ये हो गया छोटी, है ना, तो ये बड़ा ही हो गया, तो ये तो गलत हो गया। नी की मात्रा हो नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। ये अब दोनों में पंगा चल रहा है ना, न में छोटाई, ये भी हो गया। स में ए की मात्रा, ठीक है, ये ए की मात्रा है क्या, कुछ इस प्रकार ए है, तो ये गलत हो जाएगा, ये उसका सही हो जाएगा। ना देखिए, अब इसको कैसे जोड़ते हैं, देखिए ना है, ना में छोटा ही है तो छोटा ही हो गया। श आधा है और ए की मात्रा लेंगे तो श इस प्रकार हो जाएगा और ध हो जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा आपका निषेध। राम में कितने वर्ण हैं, तो राम को हम पहले बांट देते हैं, तो ये र प्लस आ, म आधा हो गया प्लस आ, तो 4 है, इसमें कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण है, ये इसका 4 वर्ण। र आधा है, अब आ पूरा कर देगा, म आधा है, फिर आ, ये हो जाएगा आपका राम। हिंदी शब्दकोश में जो अक्षर है वो किस क्रम पर आता है, तो आपको ये याद होना चाहिए, आपके ये संयुक्त वर्ण है, और ये बना कैसे है, तो ये आपका बना है क प्लस स से बना है। ठीक है, क प्लस स से बना, इसका मतलब ये है जब क के वाली जितने भी शब्द खत्म हो जाएंगे तो श का नंबर लगता है, तो क के बाद आता है ये भी। ठीक है, उसी प्रकार आपको अगर पूछ दिया जाए कि त्र किसके बाद आता है, ज्य किसके बाद आता है ना, जय श्री के शब्द, और क्या है हमारा एक श्र है, ये किसके बाद आता है। ठीक है, तो त्र कैसे बना है, त प्लस र से बना है, तो त के बाद आएगा आपका त्र। ज्य किसके बना है, तो ज्य प्लस य बना है, तो ज्य के बाद आपका ज्य वाला आ जाएगा। श्र बना है आपके पास श्र प्लस र से, तो श्र के पास ये वाला श्रमिक वाला शब्द आ जाएगा शब्दकोश में। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में अनुनासिक शब्दों की संख्या कितनी है, क्या कहा गया है, हिंदी में अनुनासिक शब्दों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यह है आपका 5 है। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं गया है, 5 में क्या आ जाएगा आपका, ये पंचमाक्षर के अनुनासिक बोलते हैं। देखिए अंगा या न म, ये 5 है, कितने हैं आपका, अंगा या न म और न। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, अनुनासिक या इसे पंचमाक्षर कहा जाता है। मात्रा किसे कहते हैं, क्या कहा गया है, मात्रा किसे कहते हैं, तो वर्णों के उच्चारण स्थान में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। च वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती है, च वर्ग की ध्वनियां किस में आती है, याद रखिएगा के टी एम डो। ठीक है, के से हो जाएगा आपका कंठ, लेकिन च वर्ग ना, तो क च आ गया, टी फॉर तालु, त से क्या हो जाएगा, तालु, तालु है क्या, तालु मतलब तालब है। पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान होता है आपका नाक से, तो ये नाक हो जाएगा। लास्ट प्रश्न करते हैं आज का, हिंदी वर्णमाला में पूर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये हिंदी वर्णमाला में पूर्ण वर्ण होते हैं आपके 52। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इसके बाद कुछ और 20-30 प्रश्न और बचे हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर बताइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।